ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर नरेंद्र जैन की, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के पर्सनल आई सर्जन चुने गए थे। नरेंद्र जैन 70 और 80 के दशक में दिल्ली के ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े आंखों के सर्जन माने जाते थे। 1973 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन नरेंद्र जैन की पत्नी विद्या जैन की हत्या हो जाती है। यह हत्या होने से पूरे देश में खलबली मच जाती है, क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र जैन की तुलना में उस समय कोई डॉक्टर टक्कर में नहीं था, और यहाँ तो भारत के राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर की पत्नी की हत्या थी। और इस हत्याकांड को दिल्ली के सबसे पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में अंजाम दिया गया था। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर राष्ट्रपति तक पहुंच रखने वाले शख्स की पत्नी की हत्या करने की हिम्मत किसमें हुई। चलिए जानते हैं इस हत्या की वजह क्या थी। इस केस की छानबीन के लिए देश के उच्च अधिकारियों को लगा दिया जाता है। फिर जांच के बाद जो खुलासा होता है हिला देने वाला है। आखिर क्या है इस कहानी के पीछे की सच्चाई, कौन थे हत्यारे और क्या वजह थी जिन्होंने डॉक्टर नरेंद्र जैन की पत्नी को मार डाला। चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। यकीन मानिए सच्चाई जानकर आप भी शौक रह जाएंगे। इस पूरे मामले में अदालत का जो फैसला आया था वह भी अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाला था। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। सबसे पहले हम आपको इस कहानी के अहम किरदारों के बारे में बता देते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन, जिनका जन्म साधारण परिवार में नहीं बल्कि एक उच्च बिरादरी में हुआ था, क्योंकि इनके पिता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे। नरेंद्र जैन उनके पिता के इकलौते थे। बचपन से ही नरेंद्र जैन पढ़ाई में तेज होने की वजह से इन्होंने मेडिकल के कंपटीशन एग्जाम पास किया और स्कॉलरशिप हासिल करते हैं। अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरे करने के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में शुरू की और देखते ही देखते लोकप्रियता हासिल करते चले गए। 1960 के दशक में ये दिल्ली के बेस्ट आई सर्जन के तौर पर मशहूर हो गए। इसी बीच उनकी शादी विद्या जैन नाम की महिला से हो गई थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। पैसा भी अब काफ़ी हद तक कमा चुके थे। डॉक्टर नरेंद्र जैन के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उनके करियर को नई उड़ान तब मिली जब 1969 में वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद उनके लिए आंखों के डॉक्टर की तलाश शुरू हुई। यह तलाश डॉक्टर नरेंद्र जैन पर जाकर खत्म होती है। डॉक्टर नरेंद्र जैन को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति का पर्सनल आई सर्जन चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति के डॉक्टर चुने जाने के बावजूद डॉक्टर जैन अपनी पर्सनल प्रैक्टिस जारी रखते हैं। अब तक डॉक्टर नरेंद्र जैन एक बड़ी शख्सियत के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके थे। देश भर में इनका नाम काफ़ी चर्चाओं में होने लगा था। लाइफ में पैसों और किसी दूसरी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चलता है। मगर 1973 में अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। तारीख थी 4 दिसंबर 1973। चांदनी चौक में डॉक्टर नरेंद्र जैन अपना क्लिनिक चलाते थे। हर दिन की तरह आज भी उनके यहाँ मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। सभी मरीज को देखने के बाद क्लिनिक बंद करके शाम के लगभग डॉक्टर नरेंद्र जैन डिफेंस कॉलोनी में स्थित अपने मकान में दाखिल होते हैं। घर में दाखिल होने के पश्चात डॉक्टर जैन बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनकी नज़र अपनी पत्नी विद्या जैन पर पड़ती है। नज़र पड़ते ही डॉक्टर नरेंद्र अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में अपनी बहन के यहाँ उनसे मिलने जाएंगे। डॉक्टर नरेंद्र जैन की बहन जो डिफेंस कॉलोनी में ही मकान में रहती थी, जैसा कि डॉक्टर जैन ने कहा था, विद्या जैन वैसा ही करती है। और थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और मकान संख्या 292 की तरफ बढ़ते हैं। इसी घर के बाहर डॉक्टर जैन की कार खड़ी हुई थी। कार के पास आने के बाद डॉक्टर जैन ड्राइवर वाली सीट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि गाड़ी उन्हें ही चलानी थी, जबकि पत्नी से कार की दूसरी तरफ वाले दरवाजे को खोलकर अंदर आने को कहते हैं। डॉक्टर जैन के कहने पर विद्या जैन कार की दूसरी गेट की तरफ जाने लगती है, जबकि डॉक्टर जैन ड्राइवर की सीट वाले दरवाजे को खोलने के लिए चाबी लगाते हैं। तभी उन्हें एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही डॉक्टर जैन अभी कुछ कर पाते, तभी उनकी आवाज़ सुनकर
डॉक्टर जैन के घर के अंदर मौजूद उनके 2 मेहमान बाहर निकलते हैं। उनकी पत्नी के 2 नौकर कुंदन सिंह तथा गंगा सिंह भी बाहर निकलकर भाग कर आते हैं। डॉक्टर जैन के बयान के मुताबिक इन लोगों के आने के बाद वह तुरंत इन सभी की मदद से विद्या जैन को नाले से बाहर निकाला जाता है। विद्या जैन खून से सनी हुई थी। तुरंत वह विद्या को अपनी कार में डालते हैं और पास के नर्सिंग होम की तरफ भागते हैं। थोड़ी देर में यह विद्या जैन को लेकर पास के नर्सिंग होम पहुंचते हैं, परंतु यहां आते ही विद्या जैन को मृत घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि हत्या तत्कालीन राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर की पत्नी की हुई थी, इसलिए तुरंत इस इलाके की पुलिस भी हरकत में आती है और जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल में लगाई जाती है और दूसरी टीम क्राइम सीन की तरफ भेजी जाती है। विद्या जैन के मृत घोषित होने के बाद उनके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि उनके शरीर पर 16 गहरे घाव के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन पर चाकू से वार किया गया था। इस कारण उनके कई इंटरनल ऑर्गन से काफ़ी खून निकल चुका था। इसके अलावा दिल तक में चाकू का घाव लगा था। इस कारण ऑन द स्पॉट ही उनकी मौत हो गई थी। इधर पोस्टमार्टम होने के बाद हत्यारों को पकड़ने के लिए तथा हत्या के कारण का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास मौजूद एक एक शख्स का बयान दर्ज करना शुरू करती है। इसके अलावा इस घटना के समय वहां मौजूद डॉक्टर नरेंद्र जैन से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। अपना बयान दर्ज करवाने के बाद डॉक्टर नरेंद्र जैन बताते हैं कि शायद यह हत्या लूटपाट की नीयत से की गई है, मगर पुलिस इस दावे को पहले ही नज़र में मनाही कर देती है, क्योंकि पड़ताल में पता चलता है कि जो भी ज्वेलरी दिव्या जैन ने घर से पहनकर निकली थी वह अभी भी उनके शरीर पर सही सलामत मौजूद थी। इसके अलावा कुछ ज्वेलरी जो गायब हुई थी वह टूटकर इस नाले में थी जिसमें विद्या गिरी थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस की नज़र में एक और बात बहुत ज़्यादा खटकने लगती है कि जब दो लोग आसपास एक साथ ही मौजूद थे तो एक की 16 बार चाकू मारकर हत्या क्यों की, जबकि दूसरे को खरोच तक नहीं आई। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब सस्पेक्ट क्राइम सीन से भाग रहा था तो डॉक्टर जैन ने उसका पीछा क्यों नहीं किया? इसका जवाब डॉक्टर पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे थे। पुलिस अब घर के नौकर से भी पूछताछ करती है तथा डॉक्टर जैन के घर तथा क्लिनिक की भी तलाशी ली जाती है। नौकरों से पूछताछ के दौरान में एक महिला का नाम सामने आता है। यह नाम था चंद्रेश शर्मा। अब पुलिस चंद्रेश शर्मा नाम की महिला की तलाश में लग जाती है और थोड़ी मेहनत के बाद चंद्रेश शर्मा को भी हिरासत में ले लिया जाता है। तलाशी के दौरान चंद्रेश के पास कई तस्वीरें मिलती है। उन तस्वीरों में एक तस्वीर डॉक्टर नरेंद्र जैन की पत्नी विद्या जैन की भी दिखाई देती है। अब पुलिस चंद्रेश की कुंडली निकालती है। शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि चंद्रेश शर्मा की शादी 1960 में हुई थी, मगर उसके पहले पति की मौत हो गई थी। उसके बाद चंद्रेश दूसरी शादी आर्मी के लेफ्टिनेंट से करती है, मगर 1967 में उससे भी उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। दूसरी पति से तलाक के बाद चंद्रेश शर्मा की मुलाकात एक दिन डॉक्टर जैन से होती है। ऐसे मुलाकात में चंद्रेश शर्मा डॉक्टर जैन से कई काम मांगती है। इस पर डॉक्टर जैन चंद्रेश को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लेते हैं। यह जानकारी पुलिस के लिए काफ़ी थी। उसके बाद चंद्रेश शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ शुरू करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जैन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब इस पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा होता है, इसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चंद्रेश शर्मा डॉक्टर जैन की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगती है। इसी दौरान इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और दिल दे बैठते हैं। चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर जैन के प्यार की खबर डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या जैन को भी लग जाती है। इस पर विद्या तथा डॉक्टर नरेंद्र जैन की लड़ाई होती है। विद्या जैन चाहती थी कि डॉक्टर नरेंद्र चंद्रेश शर्मा को नौकरी से निकाल दें, मगर चंद्रेश के प्यार में पागल डॉक्टर जैन किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहते थे। मगर एक दिन पत्नी की जिद के आगे डॉक्टर हार मान जाते हैं और नरेंद्र जैन चंद्रेश को 1972 में ही नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से निकाल जाने के पश्चात चंद्रेश अंबाला में रहने चली जाती है। चंद्रेश के अंबाला जाने के बावजूद डॉक्टर जैन और चंद्रेश के प्यार में कमी नहीं आती, बल्कि दोनों में नज़दीकियाँ और बढ़ जाती है।
यहाँ तक कि डॉक्टर जैन चंद्रेश को पैसे भी डालते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि शादी करने का मन बना लेते हैं। परंतु सामने समस्या यह थी कि पहले से ही शादीशुदा थे, ऊपर से समाज में उनका बड़ा नाम था, इसलिए वे चुपके से शादी करने से कतरा रहे थे। इसके अलावा कुछ चाह कर भी पत्नी को तलाक भी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इससे उनकी रेपुटेशन पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता था। डॉक्टर नरेंद्र जैन और चंद्रेश शर्मा को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, अगर पत्नी विद्या जैन को हटा दिया जाए तो दोनों आसानी से शादी कर सकते हैं। प्लान बनाया जाता है कि विद्या की हत्या करवा दी जाए, मगर इस हत्या को इस तरह दिखाया जाए कि ये एक्सीडेंटल डेथ लगे। इसी प्लान को अमल में लाने के लिए अब अंबाला में रह रही चंद्रेश शर्मा दिल्ली में ही हवलदार की नौकरी करने वाले अपने एक 25 साल के दोस्त राकेश कौशिक से मिलती है। पहली मुलाकात में ही चंद्रेश राकेश से कहती है कि डॉक्टर नरेंद्र जैन अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, मगर वह यह काम इस तरीके से करवाना चाहते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना हो। बदले में इस काम के लिए मोटा पैसा दिया जाएगा। राकेश इस काम को करने के लिए तो रेडी नहीं होता है, मगर वह चंद्रेश शर्मा की मुलाकात करण सिंह नाम के एक व्यक्ति से करवा देता है। अब विद्या जैन को रास्ते से हटाने का काम करण सिंह को दिया जाता है। बदले में करण सिंह को 20,000 की पेशकश की जाती है। ऑफर सुनकर करण सिंह तुरंत इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। तय होता है कि 10,000 काम से पहले दिए जाएंगे और 10,000 काम होने के बाद। अब वादे के अनुसार मर्डर से पहले करण सिंह को चंद्रेश शर्मा द्वारा 10,000 दे दिया जाता है। पैसे लेने के बाद करण सिंह हत्या की तारीख तय कर देता है, मगर वह तारीख पर विद्या की हत्या नहीं कर पाता, बल्कि आए दिन तारीख टालता रहता है। ऐसा होते होते लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। अंत में करण सिंह को 10,000 एडवांस लेकर कहीं लापता हो जाता है। क्योंकि राकेश शाह हवलदार की नौकरी करता था, तो वह छुट्टी का बहाना लेकर वहां से चला जाता है और अपने गांव हरियाणा की चरखी दादरी चला जाता है। चरखी दादरी जाकर वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग जाता है जो विद्या की हत्या कर सके। इसी तलाश में उसकी नज़र गांव के ही रहने वाले 20 साल के रामकिशन नाम के एक व्यक्ति पर पड़ती है और रामकिशन को कहता है कि मैं तुम्हें दिल्ली में एक अच्छा काम दिलवाऊंगा, मेरे साथ दिल्ली चलो। इस तरह राकेश बहाने से रामकिशन को दिल्ली लेकर चला आता है और कहता है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो पहले तुम्हें एक हत्या करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा और तुम्हारी भी जान जा सकती है। इतना सुनकर रामकिशन डर जाता है, हत्या की बात कबूल कर लेता है। इसके बाद अगले कई दिनों तक राकेश रामकिशन को लेकर विद्या के पीछे घूमता रहता है, मगर हर बार रामकृष्ण किसी बहाने से हत्या के प्लान को टाल देता है। इस तरह 3 हफ्ते और बीत जाते हैं, मगर विद्या की हत्या करवाने में राकेश कामयाब नहीं हो पाता। इधर विद्या की हत्या में देरी हो रही थी, तो उधर डॉक्टर नरेंद्र जैन और चंद्रेश शर्मा शादी करने को बेताब हो रहे थे। इसी कारण चंद्रेश एक बार फिर से राकेश पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि राकेश अब रामकिशन पर दबाव बनाता है कि तुम्हें यह हत्या करनी ही होगी। पर अंत में रामकिशन भी इस हत्या को अंजाम देने से मुकर जाता है, मगर यहाँ पर वह राकेश को कल्याण नाम के एक शख्स के बारे में बताता है। कल्याण उस इलाके का पेशेवर अपराधी था। इस तरह के कांड को वह पहले भी अंजाम दे चुका था। तुरंत राकेश कल्याण से मिलता है और अपने पूरे प्लान के बारे में उसे समझाता है। सारी बात सुनकर कल्याण राकेश की मुलाकात भागीरथ नाम की एक शख्स से करवाता है। सारी डील फाइनल होने के बाद भागीरथ विद्या जैन की हत्या का काम करतार सिंह और उजागर सिंह नाम के 2 व्यक्ति को देता है। करतार और उजागर सिंह इस हत्या के लिए राकेश से 25,000 की डिमांड करते हैं। पैसे की बात बन जाती है और फाइनली तय किया जाता है कि अब करतार और उजागर सिंह ही विद्या जैन की हत्या करेंगे। इसलिए करतार और उजागर सिंह को एडवांस के तौर पर सिर्फ 500 रुपये मिलते हैं और कहा जाता है कि बाकी के सभी पैसे काम को अंजाम देने के बाद मिलेंगे। तय होने के बाद 4 दिसंबर 1973 को शाम के लगभग 4 बजे डॉक्टर नरेंद्र जैन की क्लिनिक के बगल में मौजूद एक रेस्टोरेंट में डॉक्टर नरेंद्र जैन उन लोगों को बुलाते हैं जो उनकी पत्नी की हत्या करने वाले थे। यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र जैन, चंद्रेश शर्मा, करतार सिंह और उजागर सिंह की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में डॉक्टर नरेंद्र जैन बताता है
कि यह हत्या आज शाम ही होगी। यह नरेंद्र जैन बताता है कि बाहर जाने के बहाने से अपनी पत्नी को घर के बाहर लेकर निकलेगा, तभी करतार और उजागर सिंह उसकी हत्या कर देंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद चंद्रेश शर्मा दोनों अपराधियों से कहते हैं कि इस पूरे काम को अंजाम देने के दौरान सिर्फ विद्या की हत्या होनी चाहिए, जबकि डॉक्टर नरेंद्र जैन को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। दोनों अपराधी ऐसा ही करते हैं। मीटिंग खत्म करने के बाद प्लान के मुताबिक डॉक्टर नरेंद्र जैन अपनी क्लिनिक जाता है, वहां से अपने घर पर जाता है और पत्नी को साजिश के तहत अपनी बहन से मिलाने के लिए तैयार करवाता है और घर के बाहर लाता है और घर के बाहर लेकर आता है। जैसे ही विद्या घर के बाहर आकर गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश करती है, तभी करतार और उजागर सिंह दिव्या को दबोच लेते हैं और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करते हैं। डॉक्टर जैन खड़े खड़े सब कुछ देख रहा होता है, किंतु विद्या को बचाने की भी कोशिश नहीं करता। विद्या को मारने के तुरंत बाद विद्या को पास के ही नाले में डाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर जैन चिल्लाने का नाटक करते हुए मदद के लिए चिल्लाते हैं और अंदर से दोनों नौकर बाहर निकल कर आते हैं।